वहीं चीन और रूस ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की ओर से पेश उस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया जिसमें उत्तर कोरिया पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए नए बैन लगाने का प्रावधान था। अब इसको लेकर अमेरिका ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण कार्यक्रमों को लेकर शुक्रवार को 2 रूसी बैंकों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। उत्तर कोरिया के मंगलवार को 3 नए बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। 3 मिसाइल में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा, अमेरिका की ओर से शुक्रवार को लगाए गए प्रतिबंधों में 2 रूसी बैंक शामिल हैं, जिनके नाम फार ईस्टर्न और स्पुतनिक है। माना जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम रूस द्वारा उत्तर कोरिया के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल करने के चलते लगाया गया है। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का चीन और रूस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए विरोध किया, जिसके बाद अब अमेरिका ने एक्शन लेते हुए रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए। तो मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका बेहद गंभीर नजर आया कि इसके अलावा रूसी 2 बैंकों पर भी बैन लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे। चीन की हथियार बिक्री कूटनीति पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, यानी चीन से हथियार खरीदने वाले राष्ट्र अब दूसरे विकल्प तलाशने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले राष्ट्र भी दूसरे विकल्प तलाशने लगे हैं। अमेरिका में हुए एक अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 महीने बीत जाने के बाद भी चीन हथियारों की मांग में वृद्धि की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन उससे उलट चीन के हथियारों की मांग में कमी देखी जा रही है। अध्ययन के मुताबिक बीजिंग के रक्षा अनुबंधों में विश्वास की कमी के कारण चीन के हथियार बिक्री कूटनीति पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चीन के रक्षा अनुबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहता है। इसके चलते अब चीन से हथियार खरीदने वाले राष्ट्र पीछे हटने लगे हैं। वो अब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि कुछ सालों में अफ्रीका में चीनी सैन्य उपकरणों की बिक्री में तेजी से वृद्धि देखी गई है। अफ्रीका इससे पहले रूस से सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण खरीदता था। चीन यहाँ न सिर्फ अपने हथियारों की बिक्री बढ़ा रहा है, बल्कि सैन्य प्रशिक्षण और अफ्रीका की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश भी कर रहा है, जिसे विशेषज्ञ चीन के अफ्रीका महाद्वीप में पैर जमाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। तो 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आपने समझा कि कैसे चीन के हथियारों की बिक्री पूरी तरह से कूटनीति दरअसल पूरी तरह से फेल हो रही है और ये चीन के लिए किसी बड़ी झटके से कम नहीं है। साथ ही श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसी बीच भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है, जिसको लेकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत का एक बार फिर से आभार जताया है। देखिए। श्रीलंका इन दिनों खराब आर्थिक हालातों का सामना कर रहा है। कठिन समय में भारत अपने पड़ोसी देश की हर संभव मदद के लिए खड़ा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसके लिए आभार भी जताया है। उन्होंने कहा, श्रीलंका आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सही नीतिगत निर्णय लेने की दिशा में काम करने का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की गई है और इस कठिन अवधि के दौरान भारत की तरफ से दिए गए समर्थन के लिए सराहना व्यक्त की है। ट्विटर पर उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच दक्षिण एशियाई राष्ट्र IMF के साथ तेजी से बात करने और अंतिम रूप देने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके ठोस समाधान खोजने के लिए मध्य जून तक एक व्यवस्था की उम्मीद है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार कृषि नीति और बैंकिंग क्षेत्र के लिए कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जनवरी के बाद से भारत ने कर्ज में डूबे पड़ोसी देश के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की प्रतिबद्धता जताई है। तो श्रीलंका सबसे बुरे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है और भारत लगातार श्रीलंका की मदद भी कर रहा है। इसी कड़ी में श्रीलंका की ओर से भारत का शुक्रिया कहा गया है। साथ ही फिनलैंड और रूस के बीच लंबी भू सीमा है और अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस के साथ पश्चिमी सैन्य गठबंधन की सीमा दोगुनी हो जाएगी। कैसे, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा कर क्रेमलिन को चौंका दिया। इसके बाद से ही नॉर्डिश देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ गया। नाटो के लड़ाकू विमानों ने नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा के पास 2 रूसी विमानों को खदेड़ दिया है, जो कथित तौर पर क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्वेजियन वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र के पास एक मिकोयान MiG-31 फॉक्स हाउंड और एक सुखोई Su-24 फेंसर जेट को रोका।
18 मई को फिनलैंड ने नाटो सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई कर दिया था। वहीं स्वीडन ने भी साफ कर दिया था कि वो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का इच्छुक है। फिनलैंड और रूस के बीच लंबी भू सीमा है और अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो रूस के साथ पश्चिमी सैन्य गठबंधन की सीमा दोगुनी हो जाएगी। इससे पहले रूस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे जवाबी कार्रवाई के रूप में सैन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नॉर्वे की वायुसेना ने कहा कि रूसी लड़ाकू विमानों के पूर्व में पीछे हटने से पहले नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उन्हें रोकने के लिए 2 नाटो F-35 जेट विमानों को भेजा गया था। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। अब फिनलैंड की सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। साथ ही लद्दाख में एक बड़ा हादसा हो गया। सेना का वाहन सड़क से फिसलकर शोक नदी में गिर गया। इस हादसे में सेना की कम से कम 7 जवानों की जान गई है। लद्दाख में एक बड़ा हादसा हो गया। सेना का वाहन सड़क से फिसलकर शोक नदी में गिर गया। हादसे में सेना के कम से कम 7 जवान शहीद हो गए और बाकी अन्य घायल बताए जा रहे हैं। लद्दाख में हादसे के बाद घायलों को पंचकुला के कमांड अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन करीब 50 से 60 फीट तक की गहराई में गिरा था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। छब्बीस सैनिकों का एक दल प्रतापपुर में ट्रांजिट कैंप के सब सेक्टर हनीफ में आगे की ओर बढ़ रहा था। वाहन सड़क से फिसलकर शोक नदी में गिर गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए। सभी 26 सैनिकों को सेना के एक फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया है और लेह से सर्जिकल टीमों को प्रतापपुर भेजा गया। बाद में 7 जवानों ने दम तोड़ दिया। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर हादसे के प्रति दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो इस हादसे को लेकर देश भर में दुख की लहर है। ऐसे में राष्ट्रपति से लेकर पीएम, रक्षा मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से ट्वीट किए गए हैं, दुख जताया गया है। तजाकिस्तान के दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को मजबूत किए जाने की बात कही है। साथ ही कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है और भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान दुशांबे में एनएसए अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों के साथ चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अफगानिस्तान का हितैषी था और है। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान की शांति को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए इस देश की ताकत को बढ़ाने का आह्वान भी किया। अफगानिस्तान और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा करने वाले विभिन्न देशों की सुरक्षा सलाहकार ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद से निपटने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। आपको बता दें, डोभाल की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान का संरक्षण बता रहा है। वहीं डोभाल ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चर्चा में सभी मौजूद रहें। तो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती पुरानी रही है। ऐसे में तजाकिस्तान में भी डोभाल की ओर से कहा गया कि भारत हर एक स्थिति में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है और आगे भी अफगानिस्तान के साथ रहेगा। साथ ही यूपी की अगर बात करें तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस आपने देखी होगी। खुद सीएम योगी को बीच बचाव करना पड़ा। क्या कुछ इस दौरान रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस समय बेहद असहज स्थिति पैदा हो गई जब अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान सीएम योगी ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई और मामले को शांत करवाया। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर कहा, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी मर्यादा का पालन करना होगा, तभी सदन की मर्यादा और गरिमा बनी रहेगी। इस दौरान यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हुई बहस को लेकर बीजेपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखिलेश यादव की निंदा की। बीजेपी ने कहा, अगर सपा सत्ता में आई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। इस तीखी बहस के बाद सवाल ये उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री के ऊपर अखिलेश की खराब प्रतिक्रिया चुनाव में हार की हताशा को दर्शाती है। साथ ही आने वाले समय में सहयोगी दलों के साथ सपा की राजनीति कैसी होगी। और मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना और खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना।
तो यूपी विधानसभा में जिस तरह से डिप्टी सीएम और अखिलेश के बीच बहस देखी गई, वो वायरल भी हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सीएम योगी की ओर से बीच बचाव किस तरह से किया गया ये भी आपने देखा। साथ ही यमुनानगर की बात करें, आर्थिक शाखा की टीम ने बेरोजगार बच्चों को पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठगी करने वाले अपराधी आए दिन लोगों से ठगी करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ताजा मामला यमुनानगर से है, जहां भोले भाले बेरोजगार बच्चों की पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इकोनॉमिक सेल की टीम ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठगने के आरोप में तेलीपुरा निवासी गुरनाम और अंबाला के गाँव गगनपुर के रहने वाले राम कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि गुरमेल ट्रक ड्राइवर है और राम कुमार मजदूरी करता है। इन 2 आदमियों ने बेरोजगार बच्चों से पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगवाने की है, उन्हें धोखाधड़ी से पैसे अड़क लिए हैं और उनको आश्वासन देते रहे कि भी आपको हम पक्की नौकरी लगवा देंगे। सड़कों पे घुमाया बच्चों को, बेरोजगार बच्चे थे वो, और इस मामले में इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जाएगा और आरोपियों से रिकवरी के लिए पूछताछ की जाएगी। तो काफी अहम ये मामला रहा। 45 लोगों से अब तक 15 लाख की ठगी हो चुकी थी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ इस मामले में की जाएगी। साथ ही बहादुरगढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 में चंद्र प्रकाश जैन नाम का व्यक्ति एक गत्ता फैक्ट्री चलाता है। HR पैकेजिंग नाम की इस फैक्ट्री में सुबह के समय काम चल रहा था। उसी समय अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। झज्जर, बहादुरगढ़ और सापला से दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। फैक्ट्री में गत्ता बनाया जाता है और क्योंकि गत्ता बेहद ज्वलनशील होता है, इस कारण आग भड़क गई। बहरहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आग लगने से फैक्ट्री का लाखों का नुकसान हो चुका है। 4 गाड़ी हमारे टोटल 8 गाड़ियों ने यहाँ पहुँच के मौके पे आग को कंट्रोल कर लिया गया, जिसमें सिलेंडर भी रखे थे वो हमने बाहर निकाल दिए थे। आग बुझाने के बाद में अब हमने JCB मंगवा के, जिससे कि एक बार निकल तो जिससे कि JCB से सारा गत्ता पाड़ के बाहर निकाले जाए। तो तस्वीरें और ये रिपोर्ट आपने देखी। गत्ता फैक्ट्री में आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान बता के आगे हैं। चलिए बात करेंगे चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने ये स्पष्ट किया कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के, वो राजनीति बीजेपी के साथ ही करेंगे। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि निकाय चुनाव में पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार उतारा जाएगा उसकी जीत के लिए मेहनत करेंगे और जीत दर्ज करवाएंगे। देखिए, चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने निवास पर जनता दरबार लगाया और जन समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान बारे अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सोमवीर सांगवान ने कहा कि खापों के साथ मिलकर जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में जाट प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद खाली जाट समाज की राज्यसभा सीट पर जाट समाज को ही भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाए। ऐसा है, राज्यसभा में हमने जो जनसंख्या के आधार पर, जो संख्या आधार पर बनते रहने की, तो उसमें एक जाट सीट के लिए हमने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के जाट पर मनोनीत किया जाए, उसमें हमारी जाट समाज की भागीदारी होनी चाहिए। सोमवीर सांगवान ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में भजनलाल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार शुरू हुआ था, अब भी भ्रष्टाचार है, लेकिन इतना नहीं। चौधरी बंसीलाल की ओर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था, अब CM मनोहर लाल अंकुश लगा रहे हैं। सांगवान ने स्पष्ट किया कि मेरी भविष्य की राजनीति सिर्फ बीजेपी के साथ रहेगी। तो अब सोमवीर सांगवान का कहना है कि भविष्य की राजनीति बीजेपी के साथ ही करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान इनकी ओर से सरकार से समर्थन वापस लिया गया था। हालांकि आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर से समर्थन दिया गया। साथ ही फरीदाबाद की बात करेंगे, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए थे। एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई थी। CCTV में कैद वारदात में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जरा सी बात पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, इसकी प्लानिंग की गई। देखिए, वीडियो में दिखाई दे रहे ये वही बेखौफ बदमाश हैं जिन्हें पुलिस का खौफ नहीं है।
और एक घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडे के साथ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दरअसल मामला फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की गली नंबर 6 से सामने आया, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक और उसके परिवार के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद लाठी डंडों से उसके घर पर हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी गली में एक सट्टा खिलाने वाला और पुलिस के साथ मिलीभगत करने वाला युवक रहता है, जो कि आए दिन किसी के साथ भी झगड़ा कर देता है। इसमें दो पार्टियां, एक संजीव एक धीरज, दोनों एक ही गली में रहते हैं और किसी बात को लेकर इसमें साथ में ये बैठे थे और किसी बात को लेकर इनका आपस में कहासुनी हो गई, लेकिन आपस में दोनों वहाँ झगड़ा करने लगे, जो गली के कुछ लोगों ने आके इनका बीच बचाव कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और दोनों पक्षों से शिकायत ली गई है। मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फरीदाबाद से आपने तस्वीर देखी। हालांकि अकेले फरीदाबाद नहीं बल्कि पूरे ही हरियाणा से इन दिनों लगातार क्राइम से जुड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंबाला की बात होगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारियों की ओर से मांग दिवस मनाया गया, जिसमें सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। देखिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के खिलाफ अब सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। कई महीनों से कर्मचारी निगम को भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अंबाला में सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने एकजुट होकर आक्रोश प्रदर्शित किया और अपनी मांगों को लेकर मांग दिवस मनाया गया। शहर में प्रदर्शन की शक्ल में जुलूस निकालने के बाद कर्मचारी डीसी कार्यालय पहुंचकर अपना मांग पत्र उपायुक्त को सौंपने पहुंचे। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम बनाकर कच्चे कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जिसकी वजह से उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। 15 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को मात्र 11 महीनों के अनुबंध पर रखा जाएगा, जबकि सरकार ने चुनाव में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। बहरहाल कर्मचारियों की ओर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सरकार पूरा करे। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से मांग दिवस मनाया गया। देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को सुनती या मानती है या फिर नहीं। देश में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब माना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल पहुंच सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने शुक्रवार को मानसून के केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण अरब सागर में तेज हवाएं चल रही हैं। केरल तट और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। 30 मई से 2 जून के बीच केरल में मानसून पहुंच सकता है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि लोगों को गर्मी के चलते परेशान नहीं होना पड़ेगा। जहां विभाग ने केरल और लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, तो वहीं अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भी बारिश की आशंका है, जिसके बाद लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग गर्मी के चलते बेहद परेशान नजर आ रहे थे और लोगों को लंबे समय से मानसून का इंतजार था। तो लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं और मानसून के आने या पहुंचने की खबरों से ही लोगों को राहत मिली है। वहीं आईपीएल की बात करेंगे। 2022 के दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। शुक्रवार को हुए दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से मात दी है। अब फाइनल में दोनों ने जगह पक्की कर ली है। राजस्थान का मुकाबला इस बार गुजरात टाइटंस से होने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान ने 14 सालों के बाद आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई। टीम के लिए जॉस बटलर ने तूफानी पारी खेली। जॉस बटलर ने धुआंधार बैटिंग करते हुए शतक जड़ा। राजस्थान के लिए गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेड मैककॉयट ने सधी हुई गेंदबाजी की और दोनों ने 3-3 विकेट लिए। अब राजस्थान का फाइनल में गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला होगा। बता दें कि राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग करने आए। इस दौरान जायसवाल महज 21 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाए, जबकि बटलर अंत तक टिके रहे।
उन्होंने तूफानी बैटिंग की। उन्होंने 60 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 106 रन बनाए। बटलर की इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। कप्तान संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने 21 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। तो दोनों ही फाइनलिस्ट फाइनल हो चुके हैं। अब इंतजार है तो फाइनल मुकाबले का। इसी के साथ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।